दोस्तों रिलायंस पावर की बात करो, कल हमने काफ़ी शानदार तेजी देखी है और इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर फिर से 2 डिजिट पे जाएगा और क्या ये अपनी पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बना सकता है जो इसने 25 को टच किया था पिछले दिनों। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस पावर फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में कंपनी काम करती है। भले ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियां एक के बाद एक डूब रही हो, लेकिन रिलायंस पावर में ऐसी संभावना बहुत कम है और इसके पीछे वजह है इसका सेक्टर। सरकार ने जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसको पूरा करने के लिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर और विंड पावर की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इस कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग जरूरी है सरकार को। और दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप देखें तो थर्मल पावर प्लांट का भी काम इस समय बढ़ने वाला दिख रहा है, वहाँ पे कमी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में ये कंपनी के डूबने की संभावना न के बराबर है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो इस समय स्टॉक बहुत नीचे और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू होगा? क्योंकि पावर सेक्टर में लगातार तेज़ी नहीं बन रही है पिछले एक साल में और जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है वो सारे नीचे है, चाहे टाटा पावर ही क्यों ना हो और एनटीपीसी हो, जितने भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, सारे शेयर नीचे है। आने वाले समय क्या फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? लेकिन सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.25 पर हुई, कल 9.15 की क्लोजिंग थी यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में 9.10 भी बना है यानी लो भी हुआ कुछ समय के लिए, स्टॉक आपको ग्रेड होता है वो दिखाई देगा, लेकिन जो हाई बना है वो 9.90 का। तो ज़बरदस्त तेज़ी के दम पे यहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई और इसी वजह से देखें तो स्टॉक ऊपर भी आया। 9.75 पर इसने क्लोजिंग दिया 6.56% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में। और इंट्राडे में अगर आप देखें तो लगभग 8% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था 20 मार्च 2020 को, यानी 1 रुपये का स्टॉक लगातार दौड़ा और आपको ये पता होगा ये दौड़ते हुए 19 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका था। फिर उसके बाद में करेक्शन का दौर आया 11 के आसपास काफ़ी समय तक रहा और फिर 11 से दौड़ा तो ये 25 तक चला गया। तो बहुत ही शानदार 2 बार ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है लोगों को मल्टी बैगर। अब पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक इस समय 28% निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 13 के आसपास स्टॉक था, इस समय 9.75 के आसपास है। 6 मंथ की बात करें स्टॉक में 40% का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है लोगों को। 16 का स्टॉक इस समय 9.75 के आसपास है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 0.51% की गिरावट है, यानी लगभग एक महीने के हिसाब से यहाँ पे गिरावट थम चुकी है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों देख सकते हो 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए। आप देख सकते हो पिछले 2-3 महीने से एफआई बाजार से नहीं थे और उन्होंने लगातार अपनी बिकवाली की, इस वजह से रिलायंस पावर की शेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हो कि 28 मार्च को उन्होंने 1531 करोड़ की खरीदारी की, 29 मार्च को उन्होंने 1245 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शानदार उन्होंने खरीदारी की है और मार्च के अंत में उन्होंने जिस तरह से खरीदारी शुरू की है ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है और आने वाले समय यहाँ पे एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है जो आप देख सकते हो कि कोल बेस, गैस बेस और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी करती है। इसके अलावा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है कंपनी के और काफ़ी मजबूत इनका कामकाज है। बहुत ही पुरानी कंपनी है और आने वाले समय इसमें एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया और श्रीलंका मिलकर आप देखें सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है करीब 135 मेगावाट का। तो जैसे कि इस समय इंडिया ने इतना ठान लिया कि आने वाले समय में इंडिया के नेबरिंग जितनी कंट्रीज है, चाहे नेपाल हो, भूटान, श्रीलंका, वहाँ सब जगह पे इतने जो कंट्रीज़ के अंदर वो ग्रिड के माध्यम से पावर कनेक्टिविटी देने वाले और श्रीलंका के साथ जो बिजनेस टाइप हुआ इसके माध्यम से आने वाले समय यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में रिलायंस पावर का रोल बढ़ जाता है क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखें तो ये जो गिरावट हो रही है 2023 में पावर सेक्टर लगातार गिर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो 2023 में जब टॉप के जो कंपनियाँ थी पावर सेक्टर की वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा गिरावट के सपेट में आ चुके हैं, चाहे टाटा पावर हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो या फिर अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर हो या फिर रिलायंस पावर हो, सारी की सारी कंपनियाँ बहुत नीचे है। इस समय लगातार गिरावट का दौर जारी है।
सबसे बड़ी बात है कि इन कंपनियों के ऊपर बहुत सारा जो कोल का ड्यूज बकाया है और इसके पीछे वजह है कि जो डिस्कॉम के माध्यम से जो रकम है कई समय से इनको चुकाई नहीं जा रही समय पे, और इसी वजह से इनको ये पूरा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है। सरकार ने अब यहाँ पे सख्ती करनी शुरू कर दी और इस वजह से डिस्कॉम की तरफ से रकम चुकानी भी शुरू कर दी गई है, जिस वजह से इन कंपनियों को आने वाले समय जो कोल का इनका जो बकाया रकम है वो चुका पाएंगे और समय पर इनको कोल मिल पाएगा। तो इसी वजह से ये कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है डिमांड और सप्लाई का गैप। यहाँ पे देखो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतना हो नहीं पाता है, समय पे कोल मिल नहीं पा रहा है और इंपोर्ट कोल जो यूज़ करते हैं उसमें उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो पिछले साल के मुकाबले 8% पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ी है और इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से भी यहाँ पे इस सेक्टर को काफ़ी दबाव झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसको पूरा करने के लिए अभी और भी ज़्यादा इस सेक्टर में कोल बेस्ड पावर प्लांट भी बढ़ाने होंगे और इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। यह अभी सरकार कोशिश भी कर रही है, तो आने वाले समय में इसका जो ये सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। लगातार आप देखें तो कोल की डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन उतनी सामने प्राइस नहीं बढ़ पा रही है और जो प्राइस नहीं मिल पा रही है उस हिसाब से पर यूनिट तो उसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सारी बातें जो इस सेक्टर को काफ़ी दबाव में ला रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने इस समय कमर कस ली है इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए। आपको पता होगा पिछले सरकार ने कहा था कि जो बैंकों का कर्ज है वो इसके ऊपर प्रेशर न दे इन कंपनियों के ऊपर, तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा राहत दी हुई है। और इस समय जिस सरकार का अपना मिशन है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट को कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। और इस सेक्टर में आप देखें तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में ऑलरेडी कंपनी सक्रिय है, तो उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो कुल मिला के जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसका सबसे बड़ा जरिया है इस समय विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, और इसी के लिए अगर आप देखें तो आने वाले समय रिलायंस पावर में तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे नेट जीरो कार्बन पॉलिसी को लागू करना आने वाले समय के लिए, इसके लिए सरकार बजट में भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंस कर चुकी है। और आप देखें तो सरकार ने 19,700 करोड़ रुपये का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे अनाउंस कर चुके हैं। तो आने वाले जो समय का जो फ्यूल है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसको इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व में यहाँ पे सप्लाई करने की इंडिया ने एक ठान ली है। और इसके लिए इस सेक्टर की जितनी कंपनियाँ उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट देखता हुआ हमें आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से, जो एनुअल रिपोर्ट है 2023 की, वो कह रही है कि विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आने वाले 2027 तक 680 गीगावाट कैपेसिटी को पाया जा सकता है। तो इसमें कोशिश जारी है और इस सेक्टर में ऑलरेडी कंपनी सक्रिय, तो इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लगातार लॉस में थी 2020 तक, लेकिन उसके बाद में लॉस में कमी आई है। 2018 में इनको 835 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 2019 में 2,913 करोड़ रुपये का लॉस हुआ और ये 2020 में लॉस बढ़ के 4,255 करोड़ तक पहुंच गया, यानी भारी लॉस हुआ। 2021 में कंपनी को 427 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार 2022 में फिर से 565 करोड़ का लॉस हुआ है। इस बार हमें देखना होगा रिजल्ट कैसा रहेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। वैसे रेवेन्यू पिछले एक साल में बढ़ा है। दिसंबर 2021 में देख सकते हो 1,796 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 1,886 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में करीब 97 करोड़ का लॉस था, इस दिसंबर में 290 करोड़ का लॉस हुआ है। तो लॉस बढ़ा है लेकिन मार्च के मुकाबले कम हुआ। मार्च में 658 करोड़ का भारी लॉस था कंपनी को। तो कुल मिला के लॉस में थोड़ी कमी आ रही है। कि एक अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा है। आप ये देख ही सकते हो कि सितंबर में प्रमोटर के जो गिरवी शेयर थे वो लगभग सारे के 24.98% के उनके शेयर होल्डिंग थी, जिसमें सारे के सारे शेयर उन्होंने गिरवी रखे होते। लेकिन दिसंबर में उनके जो गिरवी शेयर है वो मात्र 4.58% रह गए और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के भी 25% कर लिया है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग दिसंबर बढ़ाई है, साथ में अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा एफआई जम के खरीदारी करे। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में उनकी 4.92% की होल्डिंग थी, जो लगातार बढ़ते हुए 7.83% तक आ गई। सितंबर के मुकाबले जरूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। और जब एफआई बाजार में फिर से लौट आए तो यहाँ पे निवेश आना लाजमी है। डीआई की बात करूँ, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखा देगी। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 3.51% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2022 में घट के 3.29% हुई। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। जनरल पब्लिक की बात करें तो दिसंबर 2021 में 66.59% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 63.87% हुई। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने भी अपने शेयर कम किए हैं रिलायंस पावर में। एक आंकड़ा अच्छा है जो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो है दिसंबर 2022 में अदर्स की होल्डिंग, जो 0.01% दिखाई देगी, जो इससे पहले नहीं थी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। और अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो रिलायंस पावर में निवेश किया जा सकता है, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।